नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्कूल में मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही थी हमारी, जिसके अंदर 2 क्लासेस पहले हुई, जिसमें हमने शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक परिदृश्य के बारे में अध्ययन किया। आज की इस शैक्षिक मैनेजमेंट की, स्कूल मैनेजमेंट की जो क्लास है वो अंतिम क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009। तो आरटी एक्ट 2009 से संबंधित आज की क्लास रहने वाली है। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आरटी एक्ट 2009 के अंदर अभी 2024 के अंदर 16 दिसंबर 2024 को गजट में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। तो क्या संशोधन किए गए थे, उन संशोधनों को पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो दे रखा, जो गजट के अंदर प्रकाशित हुआ था उसे ही यहाँ पर लिखा गया। उस जो भारत सरकार के द्वारा जो राजपत्र जो प्रकाशित होता है, जो कोई भी अधिनियम बनने के पश्चात, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मैंने सेंड कर दी है। आप देखना है तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पर उसकी जो 16 दिसंबर 2024 को प्रकाशित हुआ था उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। तो उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों के बारे में देखते हैं। केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा 2, आरटी एक्ट 2009 के धारा 38 की उपधारा 2 के खंड चय के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंड उपधारा 2 38 की उपधारा 2 के खंड चय में शक्तियाँ दी गई। इस शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 में भाग 5 के पश्चात एक और भाग ऐड किया गया, भाग 5 क, जिसके अंदर कतिपय मामलों में परीक्षा को रोका जाना था। परीक्षा को कौन से मामलों में रोका जाना था, इनसे संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए और इनमें 7 नियम है जो इसमें ऐड किए थे। कौन कौन से नियम है? 16 क, रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। किसके अधीन? प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा, वार्षिक परीक्षा होगी। 5वीं कक्षा के और 8वीं कक्षा के अंत में जो नियमित वार्षिक परीक्षा होगी। उपनियम 1, नियम नंबर 2 का उपनियम 1 है, जिसमें निर्दिष्ट है कि नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश या अवसर दिया जाएगा। नियम 3, यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा, पूरक परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथास्थिति 5वीं या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। अगर वो पुनः जो असफल होता है, दोबारा अगर वो पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम में अगर पुनः असफल होता है तो उसे 5वीं 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किया जाएगा। उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होगी, न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित। और नियम 7 है कि किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 1 से 8 तक की, 8वीं तक की शिक्षा को प्रारंभिक, 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा गया। तो प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी बालक को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। तो ये कुछ सभी संशोधन किए थे आरटी एक्ट में। अब हम आरटी एक्ट के बारे में प्रश्नोत्तर करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहला प्रश्न है कि बालकों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब हुआ था लागू? तो 1 अप्रैल 2010 से, 2 नंबर ऑप्शन।
संविधान संशोधन एवं संविधान में अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया था, 1 दिसंबर 2002 को संसद द्वारा पारित। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 मूल अधिकार में समाविष्ट करने हेतु अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य में नया वाक्यांश के जोड़ा गया एवं अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व है में भी संशोधन किया गया। तो मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21 में, मूल कर्तव्यों के 51 में और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत ज्ञात है कि तपस मजूमदार समिति 1999 ने अनुच्छेद 21 क को शामिल करने की सिफारिश की थी। अनुच्छेद 21 क राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। अनुच्छेद 45 में क्या ऐड किया गया? राज्य सभी बच्चों को जब तक वे अपनी 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों के अंदर जोड़ा गया कि यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। अधिनियम लागू 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात अधिनियम बनने पर संपूर्ण देश में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, धारा 370 थी। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर में भी 2019 के बाद लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। राजस्थान में कब लागू हुआ? अधिनियम की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की जो धारा 38 है इसमें यह शक्तियाँ दी गई है कि प्रत्येक राज्य अपने लिए इसमें अलग से कानून बना सकता है। तो राजस्थान ने इस धारा 38 का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की गई। तो राजस्थान के अंदर 29 मार्च 2011 को जो इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। भारत व राजस्थान में आरटी एक्ट अधिनियम का तुलनात्मक अध्ययन। भारत का जो अधिनियम है और राजस्थान के अधिनियम में क्या विभिन्नताएं हैं या क्या समानता है? भारत का जो आरटी एक्ट अधिनियम है इसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। वहीं राजस्थान के अंदर जो अलग से अधिनियम पारित किया गया था यह राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011। भारत के आरटी एक्ट 2009 की जो अधिसूचना जारी हुई थी 1 अप्रैल 2010 को हुई। वहीं राजस्थान के आरटी एक्ट के अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई थी 29 मार्च 2011 को। 1 अप्रैल 2011 से संपूर्ण राजस्थान में से लागू किया गया। आरटी एक्ट 2009 का जो भारत का अधिनियम है इसमें 7 अध्याय है, राजस्थान वाले में 10 अध्याय है। भारत के आरटी एक्ट है इसमें 38 धाराएं हैं। 2019 में संशोधन करने के उपरांत इसमें एक धारा और ऐड की गई, 39 धाराएं। उस समय 38 धाराएं थी, राजस्थान वाले में 29 धाराएं। अनुसूची 1 है, राजस्थान वाले में कोई अनुसूची नहीं है। तो ये भारत के आरटी एक्ट और राजस्थान के आरटी एक्ट में कुछ डिफरेंस था। अब इनसे संबंधित अन्य और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में नाम आरटी अधिनियम 2009, 2 नंबर ऑप्शन।
राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग व कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 10 भाग है और 29 धाराएं हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? भारत के कौन से अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो यह किया गया था 21A के तहत। 21A। 21A 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? इसको लागू करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि बालकों को दिए गए मौलिक अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाने हेतु मौलिक अधिकार जो दिए गए थे 21A के तहत, इसके अनुसार जो गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाने हेतु आरटी एक्ट 2009 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था? तो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन है जो आरटी एक्ट 2009 के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सबसे पहला कि इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों से भरने के संबंध में, खंड 26 या धारा या भाग 26 जो है विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं चला सकते हैं, इसके लिए इसको प्रतिबंधित करता है धारा 28 के अंदर, खंड 28 के अंदर। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा है कि इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। अध्याय 3 है जो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अध्याय 3 जो जिसमें कर्तव्य दिए गए हैं, कर्तव्य समुचित सरकार के, स्थानीय प्राधिकारी के और माता पिता के कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया, यह किया गया अध्याय 3 के अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। अध्याय 4 है जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। 3 नंबर इसका गलत होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल 7 अध्याय और 39 धाराएं या जिसे भाग कहे या फिर खंड कहे। आरटी एक्ट 2019 के संशोधन सहित, क्योंकि पहले इसमें 38 धाराएं थी। इसमें शुरुआत में जब ये आया था 2009 में, उस समय 38 धाराएं थी। 2019 में संशोधन करके एक धारा और ऐड की गई और अब जो टोटल 39 धाराएं हैं। पहले अध्याय का नाम है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। आरटी एक्ट का संक्षिप्त नाम दे रखा है, इसका विस्तार और इसका प्रारंभ करना धारा 1 के अंदर है। धारा 2 में इसकी परिभाषा दे रखी है। उसके पश्चात आता है अध्याय 2। अध्याय 2 के अंदर, अध्याय 1 में 2 ही धाराएं हैं। अध्याय 2 का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 2 के अंदर जो 3 धाराएं हैं, 3, 4 और 5। धारा 3 में कहा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। धारा 4 के अंदर उल्लेख है कि ऐसे बाल को जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया हो या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की हो, उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। और धारा 5 के अंदर अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया। बच्चा अगर स्कूल से टीसी कटवाना चाहता है, ट्रांसफ़र करवाना चाहता है दूसरे स्कूल में, तो उसे रोका नहीं जाएगा। इसका जो उल्लेख धारा 5 के अंदर किया गया। इसके पश्चात अध्याय नंबर 3 आता है। अध्याय नंबर 3 के अंदर जो 5 धाराएं हैं, धारा 6 से लेकर धारा 10 तक। धारा 6 में कहा गया कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य होगा। समुचित सरकार का और स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह विद्यालय स्थापित करे। धारा 7 में वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटा गया। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य दिए रखे हैं। धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य दे रखे हैं। और धारा 10 के अंदर माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य दे रखे हैं। धारा 11 तक है। धारा 11 के अंदर जो समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्थित करना। धारा 11 में समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व पूर्व शिक्षा
विद्यालय से पूर्व जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करने का उल्लेख धारा 11 के अंदर किया गया है। इसके पश्चात आता है अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 जो सबसे बड़ा अध्याय है, जिसके अंदर सर्वाधिक धाराएं, धारा नंबर 12 से लेकर धारा नंबर 28 तक है, जो सभी इस अध्याय नंबर 4 में ही है। तो धारा 12 में क्या उल्लेख है? इसमें है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा निर्धारित की गई है। धारा 13 प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति के किसी प्रति व्यक्ति फीस, जिसे कैपिटेशन कहा गया, और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। प्रवेश के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही अनुवीक्षण अनुवीक्षण किया जाएगा, तो सीधा प्रवेश दिया जाएगा। धारा 14 के अंदर प्रवेश के लिए आयु का सबूत का उल्लेख किया गया है। धारा 15 में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा अगर उसके पास आयु का सबूत नहीं है या फिर अन्य जो भी कारण है, लेकिन उसे प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा, उसे प्रवेश देना ही होगा। धारा 16 के अंदर है कि कक्षा में रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध है। धारा 17 बालक को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है। बालक को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, उसे मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, अर्थात बालक को मारा नहीं जाएगा। धारा 18 के अंदर मान्यता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। विद्यालय स्थापित करने के लिए उसे मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। धारा 19 में कि विद्यालय के मान और मानक दे रखे हैं। धारा 20 के अंदर अनुसूची का संशोधन करने का शक्ति दे रखी है। धारा 20 के अंदर धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना का उल्लेख है। धारा 23 के अंदर शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अहर्ता और सेवा निबंध और शर्तें, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, उन शर्तों का उल्लेख है। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। धारा 25 के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात दे रखा है। छात्र शिक्षक अनुपात कितने छात्रों पर शिक्षक होने चाहिए? 40 पर 1, 30 पर 1। स्टार्टिंग में जो 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अगर छात्रों की संख्या 200 से ज़्यादा है तो 40 छात्रों पर जो एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसका उल्लेख जो छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 के अंदर इसका उल्लेख है। धारा 26 में कि शिक्षकों के रिक्तियों का भरा जाना। जो जितनी भी शिक्षकों के पद स्वीकृत है उनमें 10% से अधिक है जो पद खाली नहीं रहने चाहिए। इन रिक्तियों को भरे जाने का उल्लेख धारा 26 में है। धारा 27 के अंदर गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिरोध है। गैर शैक्षिक कार्यों के लिए शिक्षकों को जो कार्य में नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ 3 कार्य, जहाँ पर शिक्षकों को 3 कार्यों को छोड़कर किसी भी गैर शैक्षिक कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 में शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध है। प्राइवेट ट्यूशन शिक्षक नहीं पढ़ा सकता, उस पर प्रतिषेध किया गया धारा 28 के तहत। इसके पश्चात अब अगला अध्याय 5। अध्याय 5 जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। इसके अंदर 2 धाराएं, धारा 29 और 30। धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया और धारा 30 के अंदर परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र दिए जाने का उल्लेख है। इसके पश्चात अध्याय 6 में बालकों के अधिकार का संरक्षण है। बालकों के अधिकार का संरक्षण, जिसके अंदर 31 से लेकर 34 तक 4 धाराएं हैं। धारा 31 में कि बालक के शिक्षा के अधिकार की निगरानी, शिकायतों को दूर करना। धारा 32 में, धारा 33 के अंदर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन का उल्लेख है और धारा 34 के अंदर राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात अंतिम अध्याय 7 प्रकीर्ण। इसके अंदर 5 धाराएं हैं। धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 36 के अंदर अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी लेना। धारा 37 के अंदर सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 38 के अंदर समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 39 के अंदर जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार की शक्ति का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम, आरटी एक्ट 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? अध्याय 4 जो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो सबसे पहले नंबर पर समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के जो कर्तव्य यह अध्याय 3 के अंदर दिए गए हैं। अध्याय
4 है जो किस क्षेत्र से संबंधित, तो यह विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। अध्याय 4 के अंदर विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व दे रखे हैं, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। कौन सा प्रमाण पत्र? मान्यता प्रमाण पत्र। इसके बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। कौन से अध्याय के अंदर विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है, तो अध्याय 4 के अंदर, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। आरटी एक्ट 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है। धारा 25 में किसका उल्लेख किया गया, तो धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए। कौन सी धारा में यह उल्लेख किया गया कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह आसपास के विद्यालय में शिक्षा के लिए अपनी संतान का या जो प्रतिपाल्य है उसका प्रवेश दिलाए, तो यह इसका उल्लेख मिलता है धारा 10 के अंदर, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। आरटी एक्ट 2009 के संबंध में कौन सा कथन है जो इसमें से सही नहीं है। सबसे पहला है कि इसका भाग 17 यानी कि धारा 17 में बच्चों को दंड से रक्षा करता है। धारा 17 यानी कि खतरा शिक्षकों के लिए, धारा 17 शिक्षकों के लिए खतरा क्योंकि वे बच्चों को दंड नहीं दे सकते। दूसरा ऑप्शन है कि, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इसका भाग 14 यानी कि धारा 14 जिसके अंदर प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। प्रतिवर्ती शुल्क संग्रहण के निषेध का जो उल्लेख है यह धारा 14 के अंदर नहीं है, बल्कि यह धारा 13 में, धारा 14 के अंदर जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है पर प्रवेश के लिए आयु का सबूत, प्रवेश के लिए जो आयु के सबूत का उल्लेख किया गया यह भाग 14 के अंदर किया गया, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति, भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है। स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी का उल्लेख किया गया, तो 3 नंबर ऑप्शन भी इसका सत्य है। चौथा है कि भाग 28 में शिक्षकों के निजी ट्यूशन पर प्रतिषेध लगाया गया, निषिद्ध किया गया, निजी ट्यूशन को प्रतिषेध किया गया भाग 28 के अंदर, तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व किसका है। आरटी एक्ट 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधान के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व किसका है, तो यह दायित्व है राज्य सरकार का, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंदर यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाए, प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बना सकते हैं। इसका उल्लेख जो कौन सी धारा में किया गया है, तो यह किया गया धारा 38 में, और इसी का प्रयोग करके राजस्थान ने जो 2011 के अंदर अपनी नियमावली बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, इसे परिभाषित किया गया है असुविधाग्रस्त समूह में या फिर वंचित समूह के अंदर, 4 नंबर ऑप्शन। धारा 2 घ अलाभित समूह, असुविधाग्रस्त समूह या वंचित समूह का बालक कोई निःशक्त बालक या से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, अलाभित ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है। 2012 के संशोधन अधिनियम के द्वारा अलाभित समूह के बालकों में निःशक्त बालक को भी शामिल किया गया है।
धारा 2 के भाग में दिया गया है कि दुर्बल वर्ग का बालक से ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है। राजस्थान में 18 मई 2020 से 2.5 लाख से कम आय वाले परिवारों को इस वर्ग में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह, वंचित समूह में निम्नलिखित बालकों का सम्मिलित किया गया है: अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक HIV या कैंसर से प्रभावित हो, युद्ध वीरांगना के बालक, ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची, केंद्रीय सूची या राज्य सूची कोई भी हो, BPL सूची के अंदर सम्मिलित किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RT अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबद्ध बालक से तात्पर्य है। वंचित समूह कौन सा बालक होगा? वंचित समूह का बालक इसके अंदर कौन कौन से बालक माने जाएंगे? जो बालक अनाथ हो उसे वंचित समूह के से संबंधित माना जाएगा। युद्ध वीरांगना का बच्चा हो, युद्ध वीरांगना का बच्चा हो, यह भी वंचित समूह में माना जाएगा। बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक HIV या कैंसर से प्रभावित हो, या बालक स्वयं कैंसर से प्रभावित हो, या उसके माता पिता या उसके अभिभावक HIV या कैंसर से प्रभावित व्यक्ति हो, उसे भी वंचित समूह में माना जाएगा। बालक या जिसके माता पिता या अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित हो, कोई भी रोग से प्रभावित नहीं, सिर्फ HIV और कैंसर से प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों या व्यक्तियों को ही इस वंचित समूह में माना जाएगा। कोई भी रोग से प्रभावित इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RT अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी? RT अधिनियम 2009 में कौन से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चे। हालांकि जो विकलांग बच्चे हैं उन विकलांग बच्चों के लिए इसमें 6 से लेकर 18 वर्ष तक का प्रावधान है। सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष है और विकलांग बच्चों के लिए जो 6 से 18 वर्ष तक है, 18 वर्ष तक का उल्लेख है। तो इसमें सामान्य वर्ग पूछा है 6 से 14 वर्ष, 1 नंबर ऑप्शन। धारा 2 के अनुसार बालक से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक 2019 के संशोधन के अनुसार 3 वर्ष से 18 वर्ष तक प्रतिस्थापित की आयु कोई भी बालक या बालिका अभिप्रेत है। 2017 के संशोधन के अनुसार मूल अधिनियम में जहां कहीं भी 14 शब्द आए तो उसे 18 शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। मूल जो अधिनियम बना था उसके अंदर 14 वर्ष था, लेकिन 2017 के संशोधन, 2019 के संशोधन, इनके अनुसार जो 14 से बढ़ाकर इसे 18 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? तो प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा माना गया है। धारा 2 प्रारंभिक शिक्षा में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है। 2017 के संशोधन के अनुसार मूल अधिनियम में जहां कहीं भी प्रारंभिक या प्रारंभिक शिक्षा शब्द है उसे प्रारंभिक और माध्यमिक या प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 9 से 10 तक माध्यमिक शिक्षा और कक्षा 11 से 12 तक उच्च माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 1 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा हो, किसी भी स्कूल में जिसने प्रवेश नहीं लिया, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? कौन सी कक्षा में इसे प्रवेशित किया जाएगा? तो उसकी आयु के अनुरूप, उसकी जो आयु है अगर 6 वर्ष का है तो उसे पहली कक्षा में, 10 वर्ष का है तो 5वीं कक्षा में, उसकी आयु के अनुसार है जो उसे प्रवेश दिया जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन। धारा 4 ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया हो या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की हो के लिए विशेष उपबंध है। जहाँ 6 वर्ष से अधिक आयु हो
2019 के संशोधन के अनुसार 3 वर्ष से 18 वर्ष। 2019 में संशोधन किया गया, इसे जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया। प्री प्राइमरी से लेकर और 12th तक की शिक्षा यानी कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक को इसमें सम्मिलित किया गया है कि किसी भी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया या प्रवेश तो दिया गया किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु जहाँ किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहाँ उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर जो विहित की जाए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। परंतु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार का प्रवेश कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। अगर उसकी आयु 14 वर्ष हो गई और उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हुई है तो वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार रहेगा। कब तक रहेगा? तो यह 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी रहेगा, अगर उसने अभी तक उसके प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हुई है तो। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया किस कक्षा में प्रविष्ट किया जाएगा? तो उसे कौन सी कक्षा में बैठाया जाएगा? अगर 10 वर्ष की आयु तो उसे आयु के अनुसार ही क्लास दी जाएगी। यह नहीं कि उसने अभी एडमिशन लिया तो उसे पहली क्लास में बैठाया जाएगा। अगर उसकी आयु 10 वर्ष है तो उसे 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या है? प्रजातांत्रिक सिद्धांत है सहभागी उत्तरदायित्व। 3 नंबर ऑप्शन। प्रजातांत्रिक प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत जनतांत्रिक मूल्यों यथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सहयोग, सहभागी उत्तरदायित्व, न्याय व समता जैसे मूल्यों को ध्यान में रखकर प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे की जाएगी। किसको की जाएगी? आरटी एक्ट, राजस्थान आरटी एक्ट 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक विद्यालयों की अंतिम क्षतिपूर्ति करने के लिए पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता था? प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम क्षतिपूर्ति करने के लिए पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता था? खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधान अनुसार राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास निर्माण योजना हेतु निम्न में कौन सी सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है? आरटी एक्ट नियम के अनुसार है जो विद्यालय विकास निर्माण योजना के हेतु कौन सी सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है? कक्षावार नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता और बैंक खातों का अभिलेख। तो बैंक खातों के अभिलेख जो इसमें आवश्यक नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन। नियम 5 विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय प्रबंधन समिति उस वित्तीय वर्ष जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया था अंत से कम 3 मास पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं होगी। विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे। कौन कौन से ब्यौरे? जिसमें क नंबर है प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्रांकलन। ख के अंदर नियम 3 ख के अंदर है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सैनिकों के प्रति निर्देश से परिकलित कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अध्यापकों जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक
और अंशकालिक अध्यापक अनुदेशक भी है की संख्या की अपेक्षा क्या के अंदर दिया गया है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संनियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकल्पित अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक उपेक्षा घ के अंदर घ घ के अंदर ऊपर ख और ग ख और ग के संबंध में वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता जो नियम गह के अंदर कहा गया कि वित्तीय आवश्यकता जिसके अंतर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों जैसी बालकों की हकदारी और अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त वित्तीय अपेक्षा भी है। इसके पश्चात नियम चार में कहा गया कि विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें उसे तैयार किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा के अंदर है जो इसका उल्लेख किया गया, तो धारा 6 के अंदर 3 नंबर ऑप्शन। धारा 6 में कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आसपास की ऐसी सीमाओं के भीतर जो विहित की जाए जहां विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए घर से 1 या 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि 6 से 8 तक के लिए घर से 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर के दायरे में, शहरी क्षेत्रों में 3 किलोमीटर के दायरे में और कक्षा 10 हेतु 5 किलोमीटर और कक्षा 12 हेतु 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी। कौन है जो अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी, तो यह करेगी केंद्रीय सरकार, 4 नंबर ऑप्शन। धारा 7 केंद्रीय सरकार, क्या नंबर है इसमें, धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा विकसित करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी, नवीकरण, अनुसंधान, योजना और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और लागू करना, 3 नंबर ऑप्शन। धारा 8 में क्या उल्लेख है, समुचित सरकार के कर्तव्य दे रखे। प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी, परंतु जहां किसी बालक को यथास्थिति उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां ऐसा बालक या यथास्थिति उसके माता पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। स्पष्टीकरण दे रखा कि अनिवार्य शिक्षा पद से समुचित सरकार की 6 से 14 वर्ष तक का और 2019 के अनुसार 19 के संशोधन के अनुसार 3 से 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 2019 के संशोधन के अनुसार
प्रारंभिक शिक्षा से पहले विद्यालय पूर्व शिक्षा और स्थापित उपलब्ध करवाने और 6 से 14 वर्ष तक 2019 के संशोधन के अनुसार 3 से 18 वर्ष तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा 2019 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा और स्थापित स्थापित में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अभिप्रेत है। धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी। यह सुनिश्चित करे कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हो। अवसंरचना जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी युद्ध और शिक्षा के उपस्कर भी है उपलब्ध करवाएगी। धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगी। प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति उसे पूरा करने को सुनिश्चित करेगी। अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगी। प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगी और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? इसमें से कौन सा कर्तव्य जो समुचित सरकार का नहीं है? पहला, प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता। प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, यह कार्य समुचित सरकार का है। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, यह कार्य भी समुचित सरकार का है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, यह कार्य समुचित सरकार का नहीं, केंद्रीय सरकार का है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा, आसपास यानी पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यह कार्य भी समुचित सरकार का है। 1, 2 और 4 इसमें समुचित सरकार के कर्तव्य। 3 नंबर ऑप्शन इसका समुचित सरकार का कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान आरटी नियम 2011, राजस्थान आरटी एक्ट 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा, जिसे अंतिम योगात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो बच्चों की उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है? आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। तो कौन सी धारा के अंदर यह उल्लेख दिया गया कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को आसपास के विद्यालय में प्रवेश दिलाए? तो यह इसका उल्लेख है धारा 10 के अंदर। धारा 10, माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क यानी कि प्रवेश शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? अगर कैपिटेशन शुल्क ग्रहण करता है तो उसके लिए कौन से दंड का प्रावधान है? तो इसके लिए कि जो प्रति व्यक्ति शुल्क लिया गया, जो कैपिटेशन शुल्क लिया गया, उसका 10 गुना अर्थदंड, उसका 10 गुना जो शुल्क है उसे जुर्माने के रूप में देना होगा। 1 नंबर ऑप्शन। धारा
13 में उल्लेख है कि प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। कोई विद्यालय या व्यक्ति यदि उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन में अगर वह प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो जुर्माने से जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस यानी कैपिटेशन शुल्क लिया था उसे 10 गुना तक हो सकेगा। दूसरा, किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया के अगर अधीन उसका एडमिशन करता है तो वह जुर्माने के रूप में जो पहले उल्लंघन के लिए 25,000, वही उल्लंघन अगर दोबारा दोहराता है तो 50,000 रुपये तक का उसका जुर्माना वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन से कथन है जो सही है, कौन से कथन सत्य है। पहला कि स्कूल कैपिटेशन फीस ले सकते हैं, तो स्कूल कैपिटेशन फीस बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, पहला ऑप्शन जो इसका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया यानी कि अनुवीक्षण प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है, तो इसका उपयोग भी नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो इसके अंदर जो दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत होंगे, ना एक सही है ना ही दो सही है, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा सही नहीं है। 2009 के आरटी एक्ट के अनुसार इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। सबसे पहले नंबर पर है कि एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। विस्तारित समय यानी कि समय उम्र अगर ज़्यादा हो गई, उसके 8 साल 9 साल 10 साल जो भी होगी आयु के अनुसार उसे प्रवेश दिया जाएगा। दूसरा है कि बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, दोनों ऑप्शन ही सत्य है। तीसरा है कि एक बच्चे को अधिकार है वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, वह बच्चा किसी भी स्कूल में ट्रांसफर करवा सकता है अपना, यह भी उसे अधिकार दिया गया। तीसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि आयु के प्रमाण पत्र की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार किया जाएगा। तो विद्यालय में प्रवेश देने से किसी भी बच्चे को इनकार नहीं किया जाएगा, चाहे वह आयु का सबूत प्रस्तुत करता है या नहीं करता है या अन्य कोई भी कारण रहे होंगे, लेकिन उसे प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा, 1, 2 और 3 इसके सही है। धारा 14 प्रवेश के लिए आयु का सबूत। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के परियोजना के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु, विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1886 का 6 उपबंध के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर जो विहित किया जाए अवधारित की जाएगी। किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 15 में कि प्रवेश से इनकार न किया जाना। धारा 15 में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना। किसी भी बालक को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो विहित किया जाए किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। अगर उसका एडमिशन समाप्त होने के पश्चात भी अगर वो एडमिशन करवाने के लिए आता है, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह में, तो भी उसे एडमिशन दिया जाएगा। किसी भी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात भी इप्सित है। परंतु यह और कि विस्तारित अवधि के पश्चात प्रवेश प्राप्त कोई बालक ऐसी रीति में जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए अपना अध्ययन पूरा करेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश 14 सितंबर 2016 के अनुसार शैक्षिक सत्र के प्रारंभ की तिथि से 6 माह की अवधि तक कभी भी बालक प्रवेश ले सकता है। राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश पर्यंत खुला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है। आरटी की धारा 14 के अंदर किसका उल्लेख है, तो 14 के अंदर उल्लेख है कि किसी भी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। अगर उसके पास आयु का सबूत नहीं है तो भी उसे एडमिशन देना ही होगा, उसे मना नहीं कर सकते। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009, बच्चों के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? कौन से भाग को 2019 में संशोधित किया गया था? तो यह किया गया था भाग 16 को, धारा 16 को, जो 2019 में से संशोधित किया गया था। संसद के द्वारा 2019 में आरटी संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति जो 10 जनवरी 2019 को प्राप्त हुई। 28 फरवरी 2019 को अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार ने इस संशोधन अधिनियम को 1 मार्च 2019 से लागू किया। इस संशोधन अधिनियम आरटी एक्ट 2009 की धारा 16 को प्रतिस्थापित किया गया। धारा 38 में संशोधन किया गया। नए संशोधन के अनुसार प्रतिस्थापित धारा 16 में निम्न प्रावधान किए गए। कौन कौन से प्रावधान किए गए? धारा 16(1) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में कक्षा 5 एवं कक्षा 8 की नियमित परीक्षाएं होगी। धारा 16(2) के अंदर ऐड किया गया कि यदि कोई बालक उपधारा 1 में उल्लिखित परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे अतिरिक्त निर्देशन प्रदान किया जाएगा एवं उक्त परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के भीतर उसे पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। धारा 16(3) के अंदर उल्लेख किया गया कि यदि बालक पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से एवं विहित शर्तों के अधीन विद्यालयों को बालकों को कक्षा 5 या कक्षा 8 दोनों में रोकने फेल करने की अनुमति दे सकेगी, परंतु समुचित सरकार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में नहीं रोकने, फेल न होने का विनिश्चय भी कर सकेगी। धारा 16(4) के अंदर उल्लेख है कि कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो कक्षा 5 की और कक्षा 8वीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? यह निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? तो इसमें है समुचित सरकार, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी भी विद्यालय को स्थापित करने पर कितना जुर्माना होगा? 1 लाख रुपए, 1 नंबर ऑप्शन। धारा 18 कोई भी व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता या चलाता है या मान्यता वापस होने के पश्चात भी विद्यालय चलाना जारी रखता है तो जुर्माने से उसको 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उसने ऐसा उल्लंघन जारी रखा 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत कितना होगा? महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो महिला संख्या होगी 50%, 2 नंबर ऑप्शन। धारा 21 राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 3 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होंगे? जिनमें होगा विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता या संरक्षक, विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापक, स्थानीय निकाय प्राधिकारी के उस वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है से निर्वाचित वार्ड मेंबर या वार्ड पंच, स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के उस ग्राम या वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है में निवास कर रहे सभी निर्वाचित प्रतिनिधि। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव ही विद्यालय प्रबंधन समिति के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति का हर 2 वर्ष में पुनर्गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक अवश्य करेगी।
अतः वर्ष में 4 बैठक इसे अनिवार्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/3 यानी कि 33.33% होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति नियम 4 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अपनी कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें टोटल 16 सदस्य होंगे। कौन कौन से होंगे? 16 सदस्यों में कौन कौन है? जिनमें विद्यालय का प्रधानाध्यापक या इसके न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक समिति का सदस्य सचिव होगा। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित विद्यालय का एक अध्यापक अधिमान्य, एक महिला अध्यापक। स्थानीय प्राधिकारी का उस वार्ड जिसमें स्कूल है से निर्वाचित सदस्य। छात्रों के माता पिता या अभिभावकों में से विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा निर्वाचित 11 सदस्य। इनमें से कार्यकारी समिति सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा। मनोनीत सदस्य 2 होते हैं। विद्यालय परिक्षेत्र के विधानसभा सदस्य द्वारा नामित ऐसे 2 व्यक्ति जिसमें कम से कम एक महिला तथा एक माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से हो तथा दूसरा एक स्थानीय शिक्षाविद या विद्यालय का छात्र हो। उक्त कार्यकारी समिति के माता पिता एवं अभिभावकों न्यूनतम 3/4 सदस्य में चयनित कम से कम 50% सदस्य अर्थात कम से कम 8 सदस्य महिलाएं होगी तथा समिति में अनुसूचित जाति जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कार्यकारी समिति के सभी सदस्य समिति के माता पिता संरक्षक 11 सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। विद्यालय का प्रधानाध्यापक समिति का सदस्य सचिव होगा। कार्यकारी समिति की प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक होगी। वर्ष में कम से कम 12 बैठकें। बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/3 अर्थात 5 होगी। कार्यकारी समिति के जो प्रत्येक माह में कम से कम है जो एक बैठक होगी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों के न्यूनतम सदस्य संख्या कितने प्रतिशत निर्दिष्ट है? न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य कितने सदस्य जो माता पिता या अभिभावकों में से होंगे? कम से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होंगे? 3/4 यानी कि 75%। अगला प्रश्न है कि अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है, अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी? उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो महिला सदस्यों की जो संख्या होती है उसमें 50% होती है। तो 50% अगर कुल 12 सदस्य है तो महिला सदस्य होगी उसमें 6। 3 नंबर ऑप्शन। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम कितनी सभा प्रत्येक कितने महीने में होनी चाहिए? कम से कम कितनी सभाएं कितने महीनों के अंदर होनी चाहिए? तो कम से कम एक सभा प्रत्येक 3 माह में यानी वर्ष में मिनिमम 4 सभाएं होती है। 1 नंबर ऑप्शन। विद्यालय प्रबंधन समिति को 1 माह में कम से कम कितनी सभा आयोजित करनी होती है? तो 1 माह में कम से कम 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसके क्रियान्वयन समिति के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं होंगे? इसके जो सदस्य हैं इनमें से कौन से सदस्य इनमें से सम्मिलित नहीं होंगे? तो विद्यालय का शिक्षक इसमें होता है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, स्थानीय निकाय का चुना एक सदस्य होता है, क्षेत्र का बीईओ जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं होता है। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों के लिए विद्यालय में गठित समिति है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों के लिए विद्यालय में गठित समिति कौन सी है? विद्यालय में गठित समिति कौन सी है? विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। 2 नंबर ऑप्शन। शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी 2015 को आदर्श विद्यालय समन्वित विद्यालय योजना के तहत जारी किए गए आदेश के द्वारा राज्य के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न समितियों के गठन का प्रावधान है।
कौन कौन सी समिति? असम से विद्यालय प्रबंधन समिति, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए गठित, 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थीगण। इसकी स्थापना 10 मई 2011 को की गई। इसका अध्यक्ष अभिभावकों में से कोई एक होता है तथा सदस्य सचिव संस्था का प्रधान या प्रधानाध्यापक होता है। इसके अलावा दूसरी समिति एसडीएम से विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों के लिए गठित, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थीगण होते हैं। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1999 को की गई थी। इसका अध्यक्ष संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य होता है। इसके सदस्य सचिव प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत विद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक होता है। इसमें कुल सदस्य 23 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान अधिनियम के आरटी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? पहला कि यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य कि अध्यापक जो धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो यह सही है। विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, यह भी सत्य है। अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, तो यह कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं होता है। विद्यालय का विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, यह कार्य भी विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर इसमें गलत होगा। धारा 21(2) विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदेशों के उपयोग को मॉनिटर करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाए। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 3 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति असम से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को उक्त के अलावा निम्न कार्य भी करने होंगे। कौन कौन से कार्य करने होंगे? इस अधिनियम की धारा 24 क व हड़ द्वारा तथा धारा 28 की पालना सुनिश्चित करना, धारा 27 की अनुपालना को मॉनिटर करना, विद्यालय के आसपास के सभी बालकों के नामांकन एवं स्कूल में निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना, बालकों के मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, स्कूल में प्रवेश से इनकार किए जाने आदि के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी को जानकारी देना, आवश्यकता का पता लगाना, योजना तैयार करना एवं धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना, निःशक्त बालकों की पहचान एवं नामांकन व उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मॉनिटर करना, विद्यालय में दोपहर के भोजन मिड डे मील के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना, विद्यालय की प्राप्तियों एवं व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान शिक्षा विभाग के संस्थागत नियोजन की रूपरेखा। राजस्थान शिक्षा विभाग के संस्थागत नियोजन की रूपरेखा आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में किया गया है? संस्थागत नियोजन की रूपरेखा जो आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 22 के अंतर्गत। राजस्थान में विद्यालय योजना अगस्त 1968 से चल रही है। यह 2 स्तर पर है, विद्यालय स्तर पर और विद्यालय स्तर पर विद्यालय योजना और जिला स्तर पर समेकित जिला योजना। आरटी एक्ट 2009 की धारा 22 में उल्लेखित किया गया है कि शिक्षा के लिए वार्षिक योजना विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है। विद्यालय योजना हर वर्ष अंतिम कार्य दिवस तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जाती है। विद्यालय योजना का मूल्यांकन हर महीने के अंतिम कार्य दिवस को संस्था प्रधान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन
क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो यह कार्य राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता उसे कितने समय में अर्जित करनी होगी? तो ऐसी योग्यता जो उसे 4 साल के अंदर उसे अर्जित करनी होगी। 3 नंबर ऑप्शन। धारा 23 शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अहर्ताएं और सेवा के निबंध और शर्तें। कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएं शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है या उपधारा ए के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहां केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यकता समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अहर्ताएं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। परंतु ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएं नहीं है, 5 वर्ष 2017 के संशोधन के बाद अब 9 वर्ष में अर्थात 31 मार्च 2019 तक की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करेगा। शिक्षक को संदेही वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होगी जो विहित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं अहर्ताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है। आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं अहर्ताएं और सेवा शर्तें निर्धारित है धारा 23 के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा किया जाना है? अध्यापकों के द्वारा कौन सा उत्तरदायित्व जो पूरा किया जाना है? तो अध्यापकों के द्वारा कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? पूरा नहीं किया जाना है शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चित करना। तो शैक्षिक कैलेंडर जो पंचांग है इसका विनिश्चित करने का कार्य अध्यापकों का नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें गलत होगा। माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना यह कार्य अध्यापकों का है। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना, तो ये तीनों ही कार्य अध्यापक के हैं। शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चित करना कार्य अध्यापक का उत्तरदायित्व नहीं है। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, जिसके अंदर धारा 24(1) में धारा 23 के उपधारा ए के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन। धारा 29 के उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना, तदनुसार अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो तो उसे जोड़ना, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना, बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं। उपधारा 1 में वे निर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला या करने वाली शिक्षक या शिक्षिका उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होंगे, परंतु ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करने से पूर्व शिक्षक या ऐसी शिक्षिका को सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। शिक्षक की शिकायतों को यदि कोई हो तो ऐसी रीति में दूर किया जाएगा जो विहित की जाए। अगला प्रश्न है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत
कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? तो 10% से अधिक पद खाली नहीं रहने चाहिए। धारा 26 शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना नियुक्ति प्राधिकारी, समूची सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित भाग किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? शिक्षक को कौन से कार्यों में नहीं लगाया जाएगा? तो शिक्षक को 3 कार्य दे दिए जा सकते हैं, 10 वर्षीय जनगणना का, चुनाव कार्य का और आपदा राहत कार्य का। इन 3 कार्यों के अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा, प्लस पोलियो अभियान में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। धारा 27 गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध है। किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति या स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी भी गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर अनुसूचित जाति और वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें उन्हें किस वर्ग से भरा जाएगा? अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन सीटों को किन से भरा जाएगा? तो अनुसूचित जनजातियों से। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? शिक्षक के कार्य कौन से नहीं है? पहला है कि एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना शिक्षक का कार्य है। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। तो शिक्षक व्यक्तिगत ट्यूशन नहीं कर सकता, निजी ट्यूशन नहीं कर सकता। धारा 28 के अंदर इसका प्रतिषेध किया गया। इसको विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए और समय का पाबंद होना चाहिए। तो यह भी है। हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना। तो चौथा ऑप्शन भी सत्य है। 2 नंबर ऑप्शन है जो शिक्षक के कर्तव्यों में नहीं है। धारा 28 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध है। कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन पर विधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? आर्टिकल 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन पर विधि निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया था? एनसीईआरटी को। 2 नंबर ऑप्शन। धारा 29 से प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा अधिकारी नियम 22 के अनुसार आरएससीईआरटी या एसआईईआरटी द्वारा अधिकृत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? तो ये होंगे एससीईआरटी या एसआईईआरटी। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानव मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की जो संख्या होगी 200 छात्रों पर 6 शिक्षक होंगे। 2 नंबर ऑप्शन। छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या का अनुपात प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा, 60 बच्चों पर 2 शिक्षक होंगे, 61 से 90 बच्चे होंगे उस पर 3 शिक्षक होंगे,
91 से 120 बच्चे अगर हो गए तो वहाँ पर 4 शिक्षक होंगे। 121 से लेकर अगर 200 बच्चे हैं तो उस पर 5 शिक्षक होंगे। 5 शिक्षक होंगे। 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होगा। 150 से अधिक बच्चे होने पर यहाँ पर एक प्रधानाध्यापक भी होगा। 200 से अधिक होने पर इनका अनुपात 40:1 होगा। यहाँ पर जो पहले 30:1 था, 30 पर 1, 60 पर 2, 90 पर 3, अगर 200 से अधिक बच्चे होते हैं तो यह अनुपात 40:1 होगा। प्रधानाध्यापक को छोड़कर, प्रधानाध्यापक तो रहेगा। वहीं अगर बात करें हम उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक, यहाँ पर अनुपात क्या रहेगा, तो यहाँ पर 1 से 35 अगर बच्चे हैं तो वहाँ पर 1 शिक्षक होगा। 36 से 70 बच्चे हैं तो यहाँ पर 2 शिक्षक होंगे। 100 से अधिक होने पर यह अनुपात के आधार पर 35:1 होगा और साथ में जो एक प्रधानाध्यापक भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा का अधिकार कानून में नहीं है। कौन सा प्रावधान है जो शिक्षा के अधिकार कानून में नहीं है। 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो यह सही है। प्रत्येक निजी विद्यालय को 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा जिनका शुल्क सरकार देगी, तो यह भी सत्य है। किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25 होगा। 1:25 नहीं बल्कि प्राथमिक स्तर पर है जो 1:30 होगा और उच्च प्राथमिक पर है जो 1:35 होगा। 1:25 नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होगा, तो 30:1, 30 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली से पांचवी कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षक की आवश्यकता होगी। 61 से 90 यानी कि 3 शिक्षक होंगे। इसमें 3 शिक्षक, 4 नंबर ऑप्शन। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित है, कुल 85 विद्यार्थी है, तब सरकार द्वारा विद्यालय में कितने अध्यापक पद स्वीकृत होंगे, तो यहाँ पर भी 3 होंगे। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या कितनी होगी। अगर 60 बच्चे हैं तो इस पर अध्यापक 2 होंगे। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा इस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे। उसमें कितने अध्यापक होंगे, उसमें 5 होंगे। उसमें 4 अध्यापक आएंगे और एक जो प्रधानाध्यापक आएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, तो यह सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, यह भी सत्य है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, यह भी सत्य है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे नहीं बल्कि न्यूनतम जो 45 घंटों का कार्य होता है। 60 घंटे नहीं होंगे, 45 घंटे होंगे। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने वर्णित है। अध्यापकों को 2009 के आरटी एक्ट के अनुसार अध्यापकों को प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे, 45 घंटे शिक्षण व तैयारी के घंटे। न्यूनतम कार्य दिवस या शिक्षण के घंटे। न्यूनतम कार्य दिवस कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस है। कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस है। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कक्षा 1 से 5 तक साल में 800 घंटे। 6 से 8 तक के बच्चों के शिक्षकों के लिए जो 1000 घंटे। शिक्षण के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे होते हैं जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। अध्यापक को विद्यालय में बच्चों के आने के समय से 1 घंटे पहले आना व बच्चों के जाने के 1 घंटे बाद जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने हैं, 1000 घंटे।
आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस एवं शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो 200 कार्य दिवस होंगे और 800 इसके घंटे होंगे। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को कितने आयु दे रखे हैं? तो इसमें 6 से 18 वर्ष तक। दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था किसके द्वारा? भारत की संसद के द्वारा। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित होने के पश्चात 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिलने पर यह विधेयक अधिनियम बन गया। इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है? शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 25%। 3 नंबर ऑप्शन। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 2012 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून को सही ठहराया। इस निर्णय के बाद देश के सभी स्कूलों में 25% आरक्षण निर्धन परिवार के बच्चों को देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटी अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25% आरक्षित सीटों में से 25% आरक्षित सीटों में से कितनी सीट जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है? कितने प्रतिशत? इन 25% में से कितनी सीटें जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और असुविधाग्रस्त समूह के वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है? तो 16% सीटें। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तो यह था आरटी एक्ट का चैप्टर जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। कैसा लगा आपको आज का सेशन? आप कमेंट करके अवश्य बताना। आरटी एक्ट का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। साइकोलॉजी के हमने पहले कर लिए, भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय राजनीति और राजस्थान के भूगोल के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं आगे हम और अन्य क्लासों में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।